हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 21 जनवरी 2024 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज है संडे, तो संडे को एडिटोरियल पेज में हमारे पास दो आर्टिकल हैं, दोनों ही राम मंदिर से संबंधित हैं। तो उन दोनों ही आर्टिकल को हम स्किप करेंगे आज, क्योंकि राम मंदिर से संबंधित आर्टिकल हम पहले भी कई दिनों से डिस्कस कर रहे हैं, तो संभवतः आज वीडियो छोटा होगा। सबसे पहली न्यूज है कि औषधीय जलों से स्नान कर पालकी पर निकले रामलला। देखिए, शनिवार को प्रातः पूजा अर्चना का कार्यक्रम गणेश पूजन के साथ शुरू हुआ। पंचांग, वास्तु, मंडप पूजन से इसको कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया और इसके जो मुख्य यजमान है डॉक्टर अनिल मिश्र व उनकी पत्नी उषा मिश्र व दो अन्य यजमान जो विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार और महेश भागचंदका रहे हैं। डॉक्टर अनिल मिश्र व उनकी पत्नी ने यज्ञ मंडप की प्रधान पीठ की पूजा की और जगत के कल्याण के लिए पूजन का संकल्प लिया। इसके बाद रामलला की पालकी सज्जित हुई। रजत विग्रह ने यज्ञ मंडप की 4 बार और 1 बार संपूर्ण प्रसाद की परिक्रमा की और इसके साथ ही जय घोष हुआ, जय श्री राम का, और कार्यक्रम आगे बढ़ा। आज है 21 के भी कुछ कार्यक्रम हैं और कल है 22 जनवरी। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विग्रह की पूजा अर्चना की जाएगी और 23 जनवरी से मंदिर सबके लिए ओपन हो जाएगा। तो बस एक दिन का और इंतजार है जब मंदिर के दर्शन हम सभी कर सकेंगे। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। न्यूज क्लिक मामले में चीनी नागरिकों को भी आरोपित बनाएगी दिल्ली पुलिस। देखिए, एक मामला था जिसमें चीन की बड़ाई की जा रही थी और भारत के लिए निगेटिव खबरें फैलाई जा रही थी। उसके बाद ये आरोप पत्र दाखिल हुआ है। समाचार पोर्टल न्यूज क्लिक मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पूछताछ की प्रक्रिया पूरा करने के बाद आरोप पत्र तैयार करने में जुट गई है। गत वर्ष अक्टूबर में स्पेशल सेल न्यूज क्लिक के संस्थापक व प्रधान संपादक प्रवीर पुरकायस्थ और एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार करने के बाद पोर्टल से जुड़े पत्रकारों समेत एचआर व अन्य कर्मचारियों से पूछताछ में जुट गई थी। स्पेशल सेल पोर्टल के वर्तमान व पूर्व में कार्यरत 40 से अधिक वरिष्ठ पत्रकारों, कंपनी के अधिकारियों व कर्मचारियों से गहन पूछताछ की जा चुकी है। न्यूज क्लिक के पत्रकारों पर चीनी कंपनियों से पैसे लेकर उसके पक्ष में जो प्रायोजित खबरें चलाने का आरोप है। सूत्रों के मुताबिक अगर बात करें तो चीन से अवैध फंडिंग और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से कनेक्शन को लेकर स्पेशल सेल ने बीते दिनों इसमें छापेमारी की गई थी और मुंबई में भी कुछ लोग को, जैसे कि गौतम नवलखा को गिरफ्तार किया गया था, उनसे पूछताछ की गई थी। 4 से 5 चीनी नागरिकों पर अवैध फंडिंग कर न्यूज क्लिक के जरिए चीन के पक्ष में प्रायोजित खबरें फैलाने का इसमें आरोप इन पर लगा है। कहीं ना कहीं भारत को इसमें कमतर दिखाया जा रहा था, चीन से डरा हुआ है या फिर चीन के समक्ष भारत कुछ भी नहीं है, इस तरीके की खबरें इसमें फैलाई जा रही थी। तो जाहिर सी बात है इसमें आरोप पत्र दाखिल हो और ऐसे लोग को सजा मिले। नेक्स्ट न्यूज है कि बांग्लादेश की तर्ज पर म्यांमार सीमा से रोकेंगे घुसपैठ। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि म्यांमार सीमा पर लोगों की मुफ्त आवाजाही को हम बंद करेंगे। 10 वर्षों में देश की कानून व्यवस्था में भारी बदलाव आया है, ये अमित शाह ने बोला है। और कांग्रेस के शासनकाल में नौकरियों के लिए जो रिश्वत देनी पड़ती थी, भाजपा गवर्नमेंट ने उसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। नौकरियों में अब पारदर्शिता बरती जाती है। अमित शाह ने बोला है कि जो म्यांमार सीमा पर लोगों की जो मुफ्त आवाजाही है उसको हम बंद करेंगे और बांग्लादेश से लगी सीमा की तरह ही इसकी सुरक्षा की जाएगी। असम पुलिस की 5 नवगठित कमांडो बटालियन के पहले बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार म्यांमार सीमा पर लोगों की मुफ्त आवाजाही पर पुनर्विचार करेगी। देखिए, म्यांमार सीमा की सुरक्षा और बांग्लादेश से लगी सीमा की सुरक्षा महत्वपूर्ण पहलू थे, क्योंकि वहाँ पर कुछ भी आपस में ही अगर कोई तनाव होता था तो लोग भारत की तरफ पलायन कर लेते थे और ये जो भीड़ होती जा रही थी उसको कम करने के लिए ऐसा निर्णय लिया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। ईडी ने सीएम आवास में हेमंत सोरेन से की 7 घंटे पूछताछ। 6 सम्मन के बाद जब हेमंत सोरेन ईडी के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुए तो ईडी ने बोला कि आप ही जगह, समय और दिनांक डिसाइड करें, हम आ जाते हैं पूछताछ के लिए। हेमंत सोरेन ने इन्हें 20 तारीख यानी कि 20 जनवरी का समय दिया था, तारीख दी थी और 1 बजे का समय दिया था।
आधे दर्जन यानी लगभग 6 ईडी के अधिकारी इनके आवास पर भारी दल बल के साथ यानी कि सुरक्षा में पहुंचे और इनसे 1 बजे से लेकर 8 बजे तक पूछताछ की गई है। ये जितनी भी पूछताछ है ये रांची में एक जमीन खरीदी गई थी, अधिग्रहण किया गया था, उसके घोटाले से संबंधित है। उसमें बात ये आई थी कि हेमंत सोरेन ने इसको अपने निजी लाभ के लिए खरीदा है, यानी कि पहले तो किसानों से इसका सरकार के नाम पर अधिग्रहण किया गया और फिर बाद में वो ट्रांसफर कर दी गई हेमंत सोरेन की कंपनी को। तो ये आरोप इसमें लगाए जा रहे हैं। ईडी इस मामले में हेमंत सोरेन से 1 दिन और भी पूछताछ कर सकती है। हेमंत जो सोरेन है उनमें पूछताछ के दौरान कड़े सुरक्षा के प्रावधान किए गए थे, तब भी झामुमो यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कुछ कार्यकर्ताओं ने जो सीएम आवास है उसके पास आकर घेराव शुरू कर दिया था और नारेबाजी करने लगे थे प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, ईडी के खिलाफ, लेकिन हेमंत सोरेन ने ही उन्हें शांत कराया। अब इसमें दलील ये दी जा रही है कि जो दूसरी पूछताछ होगी उसमें हेमंत सोरेन की शायद गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन वहां पर गिरफ्तार करना एक टेढ़ी खीर होगी। इसलिए हेमंत सोरेन ने भी पहले ही तैयारी कर ली है कि अगर ऐसा कोई वाकया होता है, ऐसी अगर कोई गिरफ्तारी होती है तो सरकार उनकी ही चलती रहेगी। इसलिए वो अपनी वाइफ कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री पद पर बैठा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। केंद्रीय कर्मियों को एक निश्चित पेंशन की गारंटी दे सकती है सरकार। देखिए, एनपीएस के तहत सरकार आखिरी वेतन की 35 से 40% राशि पेंशन के लिए कर सकती है निर्धारित। सरकार ने एनपीएस की समीक्षा के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का किया है गठन। देखिए, 1 जनवरी 2004 से या उसके बाद से नौकरी ज्वाइन करने वाले कर्मचारियों की पेंशन में एनपीएस प्रणाली लागू हो गई है, यानी कि नेशनल पेमेंट सिस्टम, ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह एनपीएस को महंगाई भत्ते से नहीं जोड़ने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। देखिए, आगामी वर्ष जो 2024 और 25 में सरकार एनपीएस को लेकर कुछ बदलाव कर सकती है। ये खुशखबरी एनपीएस में शामिल केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन में एक निश्चित गारंटी के रूप में मिल सकती है। देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या होता था कि कर्मचारी की जो आखिरी सैलरी होती थी, मान लीजिए उसकी कर्मचारी की आखिरी सैलरी 80,000 रुपये है, तो उसका पेंशन निर्धारित होता था 40,000। अब क्या है, एनपीएस में क्या हुआ था, एनपीएस में आप जितनी कटौती करवाएंगे 2004 के बाद, जनवरी 2004 के बाद पेंशन को बंद कर दिया गया था। जो नई ज्वाइनिंग थी उनके लिए एक एनपीएस सिस्टम लागू किया गया था। एनपीएस में आप जितना अंशदान सरकार को देंगे उतना ही सरकार अंशदान आपके अकाउंट में देगी। उसके बाद ये पैसा लगेगा शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट के हिसाब से जितना आपको लाभ होगा 60 वर्ष के बाद यानी रिटायरमेंट के बाद आप उसमें से एक निश्चित राशि विड्रॉ कर सकते हैं और बाकी की राशि को आप पेंशन के तौर पर प्रति माह ले सकते हैं। ये स्कीम लगाई गई थी, लेकिन इसके कुछ फायदे भी हो रहे थे, कुछ नुकसान भी बताया जा रहा था, क्योंकि शेयर मार्केट अनिश्चितताओं से भरा हुआ बाजार है। कभी मार्केट ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, तो इसमें लाभ भी था और नुकसान भी होने की संभावना थी। लेकिन सरकार इसको अब खत्म करने की कवायद शुरू कर रही है और निश्चित पेंशन की गारंटी इसमें दे सकती है। इसके लिए एक कमेटी भी बनाई गई है और कमेटी की रिपोर्ट लगभग तैयार है, जिसके मुताबिक एनपीएस के तहत भी केंद्रीय कर्मचारियों को उनके आखिरी वेतन की एक निश्चित प्रतिशत राशि पेंशन के रूप में मिल सकती है। इसमें जैसा मैंने आपको बताया कि 35 से 40% की राशि पेंशन के लिए निर्धारित की जा सकती है। हालांकि इस फैसले से सरकार पर वित्तीय बोझ भी बढ़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कर्मचारी होंगे जिनका एनपीएस फंड में आखिरी सैलरी की 35 से 40% तक की राशि पेंशन के रूप में देना संभव नहीं होगा। ऐसे में फंड से मिलने वाली राशि और न्यूनतम वेतन राशि के बीच जो अंतर होगा उसकी भरपाई गवर्नमेंट को करनी होगी। अगर एक एग्जाम्पल के हम माध्यम से समझें कि किसी व्यक्ति की आखिरी सैलरी अगर 1 लाख रुपए है और सरकार की सैलरी का सरकार आखिरी सैलरी का 40% निर्धारित अगर करती है, तब तो उसे 40,000 रुपये पेंशन दी जाएगी। लेकिन जो ये 10,000 रुपये का गैप आ रहा है वो सरकार देगा, तो इससे सरकार पर ही बोझ बढ़ेगा। ओपीएस के तहत सरकारी कर्मचारियों को पूरी तरह से टैक्स पेयर्स के पैसे से पेंशन, यानी कि जो भी पेंशन दी जाती है कर्मचारियों को जो रिटायर हो गए हैं, उनको तो जो टैक्स दिया जाता है लोगों द्वारा उसी से पेंशन मिलती है ना, क्योंकि उनसे अब कोई आर्थिक कार्य या शारीरिक कार्य तो लिया नहीं जाता है। तो इसको भी किस तरीके से कम किया जाए, सरकार इस पर भी विचार कर रही है।
नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि केरल में भाजपा नेता की हत्या में, ये न्यूज़ स्किप करेंगे, ये हमारे मतलब की नहीं है न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि DMVS से सभी सरकारी स्कूलों को बनाया जाएगा हाइब्रिड। आतिशी, देखिए दिल्ली के जो शिक्षा मंत्री हैं आतिशी ने DMVS यानी दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल की पहली डिजिटल पत्रिका लॉन्च करी है और DMVS डायरीज लॉन्च की है। शिक्षा मंत्री आतिशी ने दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल का दौरा किया और इसके स्टूडियो के जरिए वर्चुअल माध्यम से विद्यार्थियों से बातचीत की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि दिल्ली में स्कूली शिक्षा गर्मियों के दौरान लू और सर्दियों के कोहरे के कारण अक्सर बाधित होती है। ऐसे में DMVS के माध्यम से दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों को हाइब्रिड बनाया जाएगा ताकि विद्यालयों की शिक्षा मौसम की मार से प्रभावित ना हो। अभी तक क्या होता था कि बहुत ज़्यादा लू होती थी, गर्मी पड़ती थी तो भी स्कूल बंद होते थे, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती थी तो भी स्कूल बंद कर दिए जाते थे, या फिर बहुत ज़्यादा बारिश होती थी तो भी स्कूल बंद कर दिए जाते थे। अब जब ये वर्चुअल क्लासेस चलेंगी तो बच्चे जो है वो ऑनलाइन माध्यम से क्लास की तरह अपनी पढ़ाई को जारी रख सकेंगे। इसका लाभ ये होगा कि पढ़ाई निरंतर चलती रहेगी। दिल्ली सरकार शिक्षा क्षेत्र में जरूर कुछ ना कुछ कार्य करती रहती है, ये वाकई तारीफ का काम है। सरकारी स्कूलों को एक आदर्श स्कूल बनाना सबसे बड़ी टेढ़ी कीर होता है। आप बिहार में चले जाइए, उत्तर प्रदेश चले जाइए, मध्य प्रदेश, मतलब जहाँ भी आप जाएंगे सरकारी स्कूलों की स्थिति इस तरह से है कि ना तो आपको वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, ना ब्लैक बोर्ड है, वाइट बोर्ड तो छोड़ ही दीजिए, डिजिटल बोर्ड तो बच्चे समझते ही नहीं होंगे क्या होता है। लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट ने करके दिखाया। जब से दिल्ली गवर्नमेंट सत्ता में आई उसके बाद उन्होंने, जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे और डिप्टी CM थे मनीष सिसोदिया, उन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किया सरकारी स्कूलों पर, शिक्षा तंत्र पर। उन्होंने सारे स्कूलों को सुधारना शुरू किया, उपस्थिति दर्ज करवाना शुरू किया और लैब, जितने भी प्रैक्टिकल लैब थे उनको सही करवाया, इंफ्रास्ट्रक्चर को सही कराया, स्विमिंग पूल, यानी जितनी सुविधाएं प्राइवेट स्कूल में मिलती थी वो सारी सुविधाएं वो दिल्ली के स्कूलों में लेकर आए। इसका फ़ायदा ये हुआ कि जो प्राइवेट स्कूलों की मनमानी थी वो दिल्ली में कहीं ना कहीं उस पर अंकुश लगा। हकीकत तब ये बयां हुई जब लोगों ने प्राइवेट स्कूलों से नाम हटवाकर सरकारी स्कूलों में बच्चों का नाम जुड़वाना शुरू किया, तब इसका बेहतर मॉडल समझ में आया और इसकी विदेशों में भी तारीफ हुई। तो ऐसा ही मॉडल हर राज्य को अपनाना चाहिए ताकि सस्ती, मतलब कम से कम फीस में अच्छी शिक्षा मिल सके। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि संपत्ति कर ना चुकाने पर 5 लाख लोगों को नोटिस भेजा गया है। बहुत से ऐसे लोग हैं दिल्ली में जो हाउस टैक्स नहीं देते हैं, वाटर टैक्स नहीं देते हैं, ऐसे कई टैक्सेस हैं जो वो नहीं दे रहे थे। इसमें लाखों लोगों को, यानी 5 लाख लोगों को नोटिस भेजा गया है। दिल्ली नगर निगम की तरफ से ऑनलाइन नोटिस भेजा गया है और 668 संपत्तियों को सील कर दिया गया है। फिलहाल में इनको समय दिया गया है कि अगर आप इतने समय तक जो टैक्स है वो जमा कर देते हैं तो आगे आप पर कार्रवाई नहीं होगी। नेक्स्ट न्यूज़ है कि अभिनेत्री रश्मि मंदाना, जो साउथ की एक्ट्रेस हैं, का डीप फेक वीडियो बनाने वाला गिरफ्तार कर लिया गया है। रश्मि के फैन पेज के फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए आरोपित ने ये कार्रवाई की थी। रश्मिका के से पहले एक ब्रिटिश भारतीय लड़की का भी इसने डीप फेक वीडियो बनाया था। तो जब रश्मि मंदाना का जब वीडियो आया था तब हर कोई डीप फेक वीडियो के बारे में जान गया था कि इसमें फेस को आप चेंज कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति का फेस किसी भी बॉडी पर लगा सकते हैं। तब मैंने खुद भी डीप फेक वीडियो के बारे में तब डिटेल से जाना था। अब तो ये इतना आसान हो गया है, कोई डीप फेक का कोई भी ऐप डाउनलोड कीजिए और आप फेस चेंज कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सचिन तेंदुलकर, सारा तेंदुलकर, मतलब अब तो कई नाम इसमें ऐड होते जा रहे हैं। लेकिन सबसे चर्चित जो नाम था, व्यक्ति था, वो अब पकड़ में आ गया है और इसने बीटेक किया हुआ था। बीटेक के करने के बाद इसने कुछ और ऑनलाइन कोर्सेज किए और नौकरी नहीं मिली तो ये गांव चला गया था। गांव जाने के बाद इसने ऑनलाइन वर्क ढूंढना शुरू किया और उसी में इसने डीप फेक को एक औजार बनाया। और ये रश्मि मंदाना का बहुत बड़ा फ़ैन था और फ़ैन क्लब पे फॉलोअर्स बढ़ाना चाहता था। फॉलोअर्स जैसे इसने वीडियो डाला, हुआ क्या कि 80,000 से फॉलोअर्स बढ़कर 1,20,000 हो गए एक ही हफ्ते में। तब इसे महसूस हुआ कि ये तो वीडियो वायरल हो गया और मैं अब तो पकड़ा जा सकता हूँ। तो इसलिए इसने इस वीडियो को फिर एक हफ्ते बाद अपने पेज से हटा भी दिया था। लेकिन ढूंढते ढूंढते पुलिस इन तक पहुँच गई है और इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इन पर आगे कार्रवाई IT कानून के तहत होगी।
नेक्स्ट न्यूज़ है कि बाबर रोड का नाम अयोध्या मार्ग करने पर की मांग को लेकर लगाया गया है पोस्टर। कई नाम बदले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं भी बोला था भाषण में, 5 अगस्त के भाषण में बोला था कि जो गुलामी की दास्तां वाले प्रतीक हैं उनको हटाया जाएगा। तो वैसे ही एक बाबर रोड है दिल्ली में, उसको हटाने के लिए, उसको अब अयोध्या मार्ग करने के लिए सिफारिश कर दी गई है और शायद ये मान भी ली जाएगी। नेक्स्ट न्यूज़ है कि कस्टडी की लड़ाई में सबसे ज़्यादा नुकसान बच्चे को होता है, हाई कोर्ट। देखिए, एक मामला चल रहा था तलाक का हस्बैंड और वाइफ के बीच। उसमें बच्चा है, तो बच्चे को पहले तो 3 महीने तक हफ्ते में 2 बार फादर बच्चे से मिल सकता है और हफ्ते में 1 बार फ़ोन पर बात कर सकता है। तो ये इसमें हाईकोर्ट ने एक संवेदनशील मामला माना और एक भावनात्मक इसमें बात बोली कि हस्बैंड वाइफ की लड़ाई ठीक है, केस ठीक है, तलाक आप अलग रहना चाहते हैं वो भी ठीक है, नहीं बन रही है, सब कुछ समझ में आता है, लेकिन इसमें उस बच्चे के नुकसान के बारे में कोई नहीं सोचता है जो एक पारिवारिक वातावरण को खो देता है। हफ्ते में बात करना, महीनों में बात करना, यानी कि वो उस छाया से वंचित हो जाता है जो उसे मिलनी चाहिए। इस पर हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि अगर इस पर विचार किया जाए तो ये बहुत गंभीर मामला है और किसी भी अगर बच्चे की कस्टडी माँ को मिलती है या पिता को मिलती है तो इस पर विचार किया जाना चाहिए कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा समय दोनों के साथ बिताना चाहिए। इस पर सबसे ज़्यादा गौर किया जाना चाहिए। मतलब कोर्ट करने का मतलब ये था कि आपसी विवाद का कारण आप लोग स्वयं हैं तो उसमें बच्चा क्यों सफ़र करे। और ये सच भी है। अगर आप समाज में, जैसे कि सूचना सेठ का मामला, मतलब अदालत ने बोल दिया कि हफ्ते में 1 बार बात कर सकता है बच्चा अपने फादर से, तो सोचिए 4 साल के बच्चे को मार दिया सूचना सेठ ने। सिर्फ वीडियो कॉल करानी थी, उसमें बच्चे को मार दिया। तो किस तरीके से समाज आगे बढ़ रहा है, किस तरफ जा रहा है, इसको दिल्ली हाई कोर्ट ने कोर्ट किया है। और वाकई में अगर कोई तलाक का केस चल रहा है तो कम से कम बच्चों का सोचकर आगे बढ़िए। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि शौचालय में गंदगी पर रेलवे को फटकार देना होगा जुर्माना। एक मनन अग्रवाल हैं, वो यात्रा कर रहे थे दिल्ली से इंदौर की और 3rd AC में उन्होंने टिकट बुक कराई थी। मॉर्निंग में 8 बजे जब वो रेलवे के वॉशरूम में गए, शौचालय में गए ट्रेन में, तो उन्होंने देखा वहाँ गंदगी है। उन्होंने ट्रेन अटेंडेंट को बुलाया, कोई नहीं आया। फिर उन्होंने रेल मदद जो ऐप है रेलवे का, उस पर पिक के साथ पूरी सूचना को दिया, तो भी 2 घंटे तक कोई नहीं आया। तो इस वजह से उनको जितनी परेशानी हुई उसको लेकर उन्होंने एक केस दायर किया। उसके बाद जब सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने उपभोक्ता मामले यानी कि उपभोक्ता फोरम में केस किया और उपभोक्ता मामले ने जब नोटिस रेलवे को जारी किया और जब रेलवे से जवाब नहीं मिला तब इन पर 30,000 रुपये का जुर्माना और केस का खर्च 10,000 यानी कुल 40,000 रुपये मनन अग्रवाल को देने का फैसला किया है, जो अब रेलवे को देना पड़ेगा। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष 5 दिवसीय यात्रा पर आएंगे भारत। देखिए, संयुक्त राष्ट्र जो सभा के प्रमुख हैं डेनिस फ्रांसिस सोमवार को 5 दिवसीय यात्रा पर भारत आ रहे हैं। इस दौरान उन पर सुरक्षा परिषद में सुधारों की मांग को आगे बढ़ाने के लिए भारत अपनी बात रख सकता है। विदेश मंत्रालय ने शनिवार को जानकारी दी कि संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष अधिकारी डेनिस नई दिल्ली में अपने भारतीय वार्ताकारों के साथ बातचीत करेंगे। इसके अलावा वह मुंबई और जयपुर भी जाएंगे। जमानत अर्जी में पूर्व की याचिकाओं का दिया जाए पूरा ब्यौरा, सुप्रीम कोर्ट। देखिए, जमानत अर्जियों के जो मामले होते हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए नए दिशा निर्देश। मुकदमेबाजी की ओर से सत्य को छिपाने की प्रवृत्ति पर जताई है चिंता। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमेबाजी द्वारा अदालत में सत्य छिपाने और भ्रमित करने के लिए किसी भी हद तक जाने की प्रवृत्ति पर चिंता जताई है। जमानत अर्जियों की पूरी सच्चाई कोर्ट के सामने न रखने और कोर्ट को भ्रमित करने पर अंकुश लगाने के लिए जमानत अर्जियों के बारे में निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि दाखिल की जाने वाली जमानत अर्जी में पूर्व में जितनी भी अर्जियां दाखिल की गई हैं उनमें क्या आदेश आए हैं, इसका सारा ब्यौरा दिया जाना चाहिए। कि अब अगर आप जमानत की अर्जी लेकर आ रहे हैं तो पूर्व में कहां कहां आपने अर्जी दी थी और उसके क्या क्या रिजल्ट आए थे, ये भी आप पूरा क्लियर कट बताइए। और भी सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कुछ बातें बोली हैं, वो देख लेते हैं
कि दाखिल की गई जमानत अर्जी में पूर्व में दाखिल की गई जमानत अर्जियां और उन पर आए आदेशों का ब्यौरा दिया जाए। जमानत अर्जी में सबसे ऊपर यह लिखा जाए कि यह जमानत अर्जी पहली है, दूसरी है, तीसरी है या कितने नंबर की है, ताकि कोर्ट को मामले में पेश दलीलों और तथ्यों को समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। लंबित अर्जियों का भी ब्यौरा दिया जाएगा। अगर कोई अर्जित लंबित नहीं है तो साफ तौर पर लिखा जाए कि इस संबंध में किसी भी कोर्ट में कोई अर्जी लंबित नहीं है। आगे उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट की रजिस्ट्री भी जमानत अर्जी के साथ उस मामले में लंबित या निर्णित अर्जितों का रिकॉर्ड सिस्टम से निकालकर संलग्न करा जाए। निजी शिकायत के मामले में भी यही प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। नेक्स्ट है कि प्रधानी जैन मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में तय व्यवस्था का पालन होगा, जो कहती है कि एक एफआईआर में शामिल सभी अभियुक्तों की जमानत अर्जियां एक ही जज के समक्ष सुनवाई के लिए लगेंगी। जांच अधिकारी जिम्मेदारी होगी अगर जांच अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वह सरकारी वकील को उस मामले में आए अन्य आदेशों और जमानत आदेशों की जानकारी दे। अच्छा फैसला है, क्लियर होगा इससे। नेक्स्ट न्यूज़ है, जयशंकर की फिलिस्तीनी विदेश मंत्री से चर्चा, द्विराष्ट्र समाधान का किया है समर्थन। गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन जो चल रहा है यानी कि नाम, उसमें शामिल हुए हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। सम्मेलन के तहत श्रीलंका के राष्ट्रपति और बांग्लादेश के विदेश मंत्री से भी चर्चा हुई है। जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वो 19वें गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी कि NAM शिखर सम्मेलन के लिए युगांडा की राजधानी कंपाला गए हुए हैं। उन्होंने फिलिस्तीन के विदेश मंत्री रियाद अल मालिकी से मुलाकात की है। जयशंकर ने कहा है कि फिलिस्तीनी समकक्ष से बातचीत के दौरान गाजा में जो हमले किए जा रहे हैं इजराइल द्वारा, उसको लेकर बातचीत हुई है। इसके मानवीय और जो राजनीतिक आयाम है उन पर विचार किया जा रहा है, आदान प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने बोला कि इजराइल और फिलिस्तीन मुद्दे का समाधान करने के लिए भारत दो राष्ट्र समाधान का समर्थन करेगा और उन्होंने भारत के समर्थन का भरोसा दिलाते हुए संपर्क में बने रहने पर सहमति व्यक्त की है। इससे पहले शिखर सम्मेलन में भी जयशंकर ने द्विराष्ट्र समाधान के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया है। जयशंकर ने कहा है कि गाजा हमारी विशेष जो चिंता का केंद्र है और उन्होंने बोला है कि हम इस पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं और द्विराष्ट्रीय का हम सुझाव देते हैं कि वहाँ पर दो राष्ट्र बनने चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। इतिहास रचने को तैयार सेना के 3 अंगों की महिलाएं। देखिए यह मेरे साथ ही टीम की प्रत्येक सदस्य के लिए गौरव का क्षण। कैप्टन संध्या, कैप्टन संध्या वो महिला हैं जो तीनों सेनाओं की जो बटालियन है उसको लीड करेंगी और वायु इसमें थल सेना, नौसेना और वायुसेना की महिला सैनिकों की संयुक्त टुकड़ी की पहली बार भारतीय सशस्त्र बलों के साथ कदम से कदम मिलाकर राष्ट्रीय राजधानी के कर्तव्य पथ पर परेड में मार्च में हिस्सा लेंगी। संयुक्त दस्ते का नेतृत्व कर रही 26 वर्षीय कैप्टन संध्या ने कहा कि मैं इस दस्ते का नेतृत्व करने का अवसर प्राप्त करके अपने आप को भाग्यशाली महसूस कर रही हूँ। कैप्टन संध्या इससे पहले NCC कैडेट के तौर पर 2017 में गणतंत्र दिवस में भाग ले चुकी हैं। तो ये इस वर्ष आपको कई क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी देखने को मिलेगी, चाहे वो वायुसेना हो, नौसेना हो, थल सेना हो या फिर संयुक्त सेना हो, उसमें सभी में महिला लीड करेंगी। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। राम मंदिर कार्यक्रम पर गलत सामग्री प्रकाशित करने से बचें सरकार। केंद्र सरकार ने मीडिया, इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए जारी की है एडवाइजरी और VIP पास दान अभियान और प्रसाद से संबंधित फर्जी खबरों का लिया है संज्ञान। देखिए कई जो फेक न्यूज़ चल रही हैं राम मंदिर को लेकर, जैसे कि इसमें विवाद है और मंदिर पूरा नहीं है, इस तरीके की कई और भी अफवाहें फैल सकती हैं। इसको लेकर सरकार ने यानी IT मंत्रालय ने साफ तौर पर जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उनको आगाह कर दिया है कि अगर इस प्रकार की किसी भी भ्रामक रिपोर्ट को या फिर भ्रामक सूचना को प्रसारित किया गया तो वो उसके लिए जिम्मेदार होंगे और उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए आप इस तरह के पोस्ट को पहले ही हटा दीजिए और अगर आता है तो उसको फॉरवर्ड करने से पहले, जैसे लोग उसे फॉरवर्ड करें उससे पहले ही उसे आप अपने प्लेटफॉर्म से हटा दीजिए। ऐसे सख्त निर्देश सरकार द्वारा जारी किए गए हैं। 1 साल में सभी विधानसभा की कार्रवाई डिजिटल करने की तैयारी
ओम बिरला छत्तीसगढ़ विधानसभा में आयोजित प्रबोधन का कार्यक्रम में शामिल हुए थे लोकसभा अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि 1 साल के भीतर सभी राज्यों की विधानसभा का कामकाज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने की तैयारी की जा रही है। लोकसभा की सभी कार्यवाहियों को डिजिटल किया जाएगा। संसद और विधानसभा में ज़्यादा से ज़्यादा तकनीक का इस्तेमाल किए जाने पर काम किया जा रहा है। वह छत्तीसगढ़ विधानसभा में आयोजित 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम में बोल रहे थे। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी हिस्सा लिया। नेक्स्ट न्यूज है कि अगर दोनों चुनाव यानी एक साथ चुनाव कराए जाते हैं तो 15 वर्ष में खरीदनी होगी 10,000 करोड़ रुपए की ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। देखिए, चुनाव आयोग ने पत्र लिखकर सरकार को जानकारी दी है और कहा है कि वर्ष 2019 से पहले एक साथ चुनाव संभव नहीं है। इसमें कुछ दलीलें दी गई हैं, आपको पता होगा कि हालांकि इसको लेकर एक वीडियो भी बनाया गया है चैनल पर, और वन नेशन वन इलेक्शन। तो इसमें जो समिति के अध्यक्ष बने हैं रामनाथ कोविंद, और उन्होंने कई सुझाव लोगों से भी मांगे थे 15 जनवरी तक। उसके बाद जजों से, पूर्व जजों से अभी मंत्रणा चल रही है कि क्या ये संभव है कि एक राष्ट्र एक चुनाव हो सके। इस पर चुनाव आयोग से भी सुझाव मांगा गया था। तो चुनाव आयोग ने बताया है कि अगर आप इस तरीके की प्रक्रिया को अपनाते हैं तो आपको 15 साल में 10,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी, हर 15 साल में। ऐसा नहीं कि ये वन टाइम है, ये हर 15 साल में आपको आवश्यकता होगी। सरकार को भेजे पत्र में ईवीएम चुनाव आयोग ने बताया है कि ईवीएम सामान्य तौर पर 15 वर्ष तक चलती है। एक साथ चुनाव कराए अगर जाते हैं तो मशीनों का एक सेट का उपयोग चुनाव में 3 बार कर सकेंगे। अनुमान के मुताबिक इस साल लोकसभा चुनाव के लिए पूरे भारत में 11.80 लाख मतदान केंद्र बनाना होगा। एक साथ मतदान कराने पर प्रत्येक मतदान केंद्र पर ईवीएम के 2 सेट लगाने होंगे, यानी कि एक लोकसभा के लिए, दूसरा विधानसभा के लिए। आयोग ने कहा है कि नई मशीनों के उत्पादन, भंडारण सुविधा बढ़ाने और लॉजिस्टिक सुविधाओं यानी लॉजिस्टिक मुद्दों को ध्यान में रखते हुए 2019 से पहले एक साथ चुनाव कराना संभव नहीं लग रहा है। आयोग ने पिछले अनुभवों के आधार पर सरकार को पत्र भेजा है और इसमें कहा है कि विभिन्न चरणों में खराब हुई इकाइयों को बदलने के लिए कंट्रोल यूनिट यानी कि CU, बैलेट यूनिट यानी कि BU और वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट रोल यानी कि VVPAT मशीनों की आवश्यकता होगी। एक ईवीएम कम से कम एक BU, एक CU और एक VVAT मशीन होती है। चुनाव आयोग ने पिछले साल फरवरी में कानून मंत्रालय को लिखे पत्र में कहा था कि विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मतदान के लिए कम से कम, आप देखिए यहाँ पर आंकड़े, 46,75,100 बैलेट यूनिट, 33,63,300 कंट्रोल यूनिट और 36,62,600 VVPAT मशीनों की आवश्यकता होगी। तो जाहिर सी बात है इसमें बहुत ज़्यादा खर्च होगा। तो अब इस पर सरकार क्या फैसला लेगी वो आने वाले समय में पता चलेगा। हालांकि 29 में हमें एक देश एक चुनाव जरूर देखने को मिलेगा। अब आते हैं हम एडिटोरियल पेज पर। एडिटोरियल पेज में पहला आर्टिकल है सबके राम हम सबके राम, यानी राम किसी एक के नहीं है, हर किसी की आस्था है राम। और इसमें जैसा कि बोला जा रहा है कि ये राजनीतिक सम्मेलन हो गया है, राजनीतिक उत्सव हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। राम सबके हैं और जो ये मंदिर बन रहा है वो सबके लिए बन रहा है, सबको इसमें आकर दर्शन कर सकता है। इसी बात को यहाँ पर थोड़ा विस्तार से बताया गया है विष्णु प्रकाश त्रिपाठी द्वारा। तो ये आर्टिकल, लगभग ऐसे आर्टिकल हम कई बार और न्यूज़ भी डिस्कस कर चुके हैं, इसको स्किप करेंगे। दूसरा है क्यों करनी पड़ी इतनी लंबी प्रतीक्षा। अगर आपने कल का एडिटोरियल पेज देखा होगा तो रविशंकर ने भी बताया था, रविशंकर प्रसाद ने अपने एडिटोरियल में, लेख में, कि कितनी लंबी कानूनी प्रक्रिया चलती रही। पक्ष विपक्ष को सुनने के बाद मुद्दों को ध्यान में रखा गया, भावनाओं को ध्यान में रखा गया, इस वजह से, और कुछ राजनीतिक अड़चनें आ रही थी, इसलिए भी ये प्रक्रिया इतनी लंबी चलती रही। तो कल का अगर आपने एडिटोरियल देखा होगा तो इस एडिटोरियल को उतना हमें समझने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसको भी स्किप करेंगे। और ये आर्टिकल लिखा है बलवीर पुंज ने। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पेज यानी बिजनेस पेज पर। नेक्स्ट न्यूज़ है बिजनेस पेज से कि बाहर से कर्ज लेकर घाटे की भरपाई कर रहे हैं राज्य। देखिए RBI की एक रिपोर्ट आई है और जिसमें राज्य के वित्तीय घाटे के प्रबंधन की चिंताजनक तस्वीर पेश की गई है। हालांकि कोरोना महामारी में
जो राज्य हैं उनकी वित्तीय स्थिति कोरोना महामारी के बाद ठीक हुई है, उनका राजस्व भी बढ़ा है, केंद्रीय राजस्व में इन राज्यों की हिस्सेदारी का भुगतान भी सुचारू तौर पर हो रहा है। लेकिन इस दौरान बढ़े वित्तीय घाटे के प्रबंधन के मोर्चे पर कुछ चिंताजनक तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। वित्तीय घाटे की भरपाई के प्रबंधन को लेकर राज्यों की तरफ से 2022-23 में कुल राजकोषीय घाटे, यानी कि अब आपको ये पता होना चाहिए कि राजकोषीय घाटा क्या होता है। देखिए, राजकोषीय घाटा इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच का अंतर होता है, यानी कि आय आपकी कम है और आप खर्च ज़्यादा कर रहे हैं तो वो राजकोषीय घाटा हुआ। तो 2022-23 में कुल राजकोषीय घाटा 78.6% की भरपाई बाहरी स्रोतों से उधार लेकर की गई है। एक दशक पहले तक वित्तीय घाटे को पाटने के लिए बाहरी कर्ज को वित्त प्रबंधन का सबसे खराब तरीका माना जाता था, यानी कि बाहर से हम कर्ज नहीं लेंगे, भले घाटे में रहें, किसी भी तरीके से भरपाई कर लेंगे। लेकिन अब उसी तकनीक को अपनाया जा रहा है। 2005-6 में तो सिर्फ 17% तक घाटा ही कर्ज से भरा जाता था और 2023-24 में राज्यों का कुल वित्तीय घाटा 9.48 लाख करोड़ रुपए को भी पार कर गया है। तो सोचिए कितना बड़ा ये इशू बनता जा रहा है। लेकिन जो ओपीएस है, यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम है, वो सब देने में सरकार या मुफ्त चीज़ें बांटने में सरकारें आनाकानी नहीं कर रही हैं, लेकिन घाटा उनका बढ़ता जा रहा है, इस तरफ उनका ध्यान नहीं है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। कल शनिवार को मार्केट यानी शेयर मार्केट ओपन किया गया था, क्योंकि मंडे को महाराष्ट्र सरकार ने राम मंदिर निर्माण जो उद्घाटन है उसकी वजह से अवकाश घोषित किया है, इसलिए जो मार्केट था मंडे को बंद रहेगा। और कल ओपन हुआ था तो उसमें भी गिरावट देखी गई, क्योंकि मार्केट इस समय लगातार गिर रहा है और बुधवार को यानी कि वेडनेसडे को 2000 पॉइंट मार्केट गिरा था। इरेडा का शुद्ध लाभ 67% बढ़कर 335 करोड़ रुपए रहा है। देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी जो हमारे सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है इरेडा को चालू वित्त वर्ष के तीसरी तिमाही यानी अक्टूबर से दिसंबर के दौरान 335.4 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ है। पिछले वर्ष की समान अवधि में इसे 200.75 करोड़ रुपए के मुकाबले 67% की वृद्धि हुई है। कंपनी ने शेयर बाजारों को बताया कि बीती तिमाही में कुल आय बढ़कर 1253.19 करोड़ रुपए रही है, जो अक्टूबर दिसंबर 2022 के दौरान 868 करोड़ रुपए रही थी। तो ये अच्छा लाभ सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ने हासिल किया है। और इसमें ऐसी न्यूज़ नहीं है बिजनेस पेज में जिसको डिस्कस करें। अब आते हैं इंटरनेशनल पेज पर। इजराइल हमास युद्ध में ईरानी बल के 4 अधिकारी मारे गए हैं। सीरिया में सैन्य सलाह के लिए गए थे ये ईरानी अधिकारी, अब टारगेट करके मारा गया है या फिर गलती से बमबारी में मर गए हैं, ये रिपोर्ट में पता चलेगा। अपनी सेना में नेपाली युवकों की भर्ती नहीं करे रूस, नेपाल ने ये बोला है। देखिए, नेपाल ने रूस से नेपाली नागरिकों को सेना में नहीं भर्ती करने और यूक्रेन से लड़ने के लिए भर्ती हो चुके नेपालियों को स्वदेश भेजने का अनुरोध किया है। गैरकानूनी माध्यमों से करीब 200 नेपाली युवक रूसी सेना में भर्ती हो चुके हैं। उनमें से 12 यूक्रेन युद्ध में अपनी जान भी गंवा चुके हैं। नेपाल के विदेश मंत्री NP सऊद ने युगांडा के कंपाला में चल रहे गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन के इतर रूस के उप विदेश मंत्री वेनशिंग सर्गेई वोलिचिस के साथ शुक्रवार को मुलाकात की और सेना में भर्ती हो गए अपने देश के नागरिकों को वापस भेजने को बोला है। नेक्स्ट न्यूज़ है, राष्ट्रपति तो दूर उपराष्ट्रपति भी नहीं बन सकती हैं निकी हैली। ट्रंप, देखिए, पूर्व राष्ट्रपति ने अपनी भारतवंशी प्रतिद्वंदी के नाम को लेकर उड़ाया मजाक। निकी ने किया पलटवार, ट्रंप को बताया डरा हुआ और असुरक्षित नेता। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगले राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन प्रत्याशी की दौड़ में चुनौती दे रही भारतवंशी निकी हैली पर चौतरफा हमला किया है। पूर्व राष्ट्रपति ने शुक्रवार को कॉनकॉर्ड में एक रैली में कहा कि वह राष्ट्रपति बनने की क्षमता नहीं रखती हैं, और जब वह ऐसा कह रहे हैं तो उसका अर्थ यह भी है कि उन्हें उपराष्ट्रपति के रूप में भी नहीं चुना जा सकता। ट्रंप ने निकी हैली के नाम को लेकर भी मजाक उड़ाया। पूर्व राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र में राजदूत रह चुकी निकी के लिए बार बार निम्ब्रा का उल्लेख किया। निकी हैली ने भी पूर्व राष्ट्रपति पर जवाबी हमला बोलते हुए डरा हुआ नेता उन्हें बताया है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या कम करेगी कनाडा सरकार। देखिए, कनाडा 3,40,000 भारतीय
छात्र उस कनाडा में पढ़ रहे हैं और इन पर पड़ेगा सर्वाधिक असर। कनाडा उच्च शिक्षा के लिए अपने यहाँ आने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या कम करने की तैयारी कर रहा है। स्टडी वीज़ा में इसी वर्ष से कटौती होने की संभावना है। इसका सबसे असर भारत पर पड़ेगा, जहाँ लगभग 3.5 लाख छात्र पढ़ रहे हैं। इस बीच कनाडा में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या टोटल 10 लाख हो गई है। कोविड-19 महामारी के बाद कनाडा ने 2023 में रिकॉर्ड 5,80,000 स्टडी वीज़ा जारी किए थे। नतीजन अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या 2021 में 6,17,000 से बढ़कर दिसंबर 2023 तक 10 लाख हो गई। तो 6 से 10 लाख का अगर आंकड़ा बढ़ा है तो वाकई में वहाँ की स्थिति खराब होती जा रही है। और इससे पहले भी एक न्यूज़ में हमने डिस्कस किया था कि वहाँ पर अब रूम रेंट पर नहीं मिल रहे हैं, इतनी भीड़ हो गई है। नेक्स्ट न्यूज़ है, भारत से शुरू हुई अमेरिकी म्यूजिक डिप्लोमेसी। अमेरिका ने अपनी वार्षिक म्यूजिक डिप्लोमेसी 2024 की शुरुआत भारत से की है। मशहूर संगीतकार हार्वी हैनकॉक और डायने रिप्स नई दिल्ली और मुंबई में प्रस्तुतियां दे रहे हैं। विदेश विभाग ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिका के 2 दिग्गज जैज संगीतकार ग्लोबल म्यूजिक डिप्लोमेसी इनिशिएटिव के तहत 14 से 24 जनवरी तक भारत में रहेंगे। चलिए, तो ये आज का यानी 21 जनवरी 2024 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।